नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो, अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों की ऑनलाइन क्लासेज अपने चल रही थी और पॉलिटिकल में अपने लगभग सिलेबस हो चुका है। 1 या 2 चैप्टर अपने बाकी है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में अभी अपने स्टार्ट किया है। लगभग 8 से 10 वीडियो अपने हुए हैं। कौन से वीडियो हुए हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हिस्ट्री और पॉलिटिकल के प्लेलिस्ट वगैरह आप देख सकते हो। तो देखो, अपने इतिहास की बात करते हैं, भारतीय इतिहास। देखो, अपने चैप्टर दो जो था भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यह चैप्टर अपने चल रहा था और इसमें अपने फर्स्ट जो भाग था मौर्य साम्राज्य वो अपने पढ़ चुके हैं। सेकंड भाग जो था वो था अपने गुप्त साम्राज्य। इसमें अपने अंतिम जो वीडियो था उसमें अपने अध्ययन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुमारगुप्त प्रथम। देखो, कुमारगुप्त प्रथम का जो टाइमिंग है वो 415 से लेकर 454 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि देखो, आपके बुक जो है उसमें 412 ईस्वी लिखा हुआ है, कई बुक्स में 413 ईस्वी भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो रियल टाइम है वो है 415 से 454 ईस्वी तक। देखो, अपने इतिहास की कक्षा 12 की जो बुक है इसमें कई मिस्टेक्स है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे आपको इनसे अवगत कराते रहूँगा। अपने लास्ट के जो चैप्टर आएगा हर्षवर्धन वाला है। इसके अलावा अपने राजस्थान का एकीकरण वाला लास्ट का जो चैप्टर था 7वां चैप्टर, उसमें अपने पेशवा काल में कई मिस्टेक है वो अपने दूर करते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये पुत्र था और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यह शासक बना। शासक बनने के समय इसने कौन कौन सी उपाधियां ली, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं। देखो, उपाधि में ध्यान रखना, इसकी पहली उपाधि है महेंद्रा द्वितीय और दूसरी उपाधि ली थी इसने शक्रादित्य। देखो, ये उपाधि ली नहीं थी, शक्रादित्य की उपाधि इसको दी थी। और किसने दी थी? फायान ने दी थी। फायान आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। आपके बुक में यहाँ पर हेनसांग लिखा हुआ है, जबकि हेनसांग ने शक्रादित्य की उपाधि नहीं दी थी। अरे, हेनसांग तो आया ही था हर्षवर्धन के समय, वो तो काफी बाद में आया था। इसके लगभग 200 वर्ष बाद में आया था, समझ रहे हो। तो यह उपाधि किसने दी थी? फायान ने दी थी। इसके अलावा इसे शरदकालीन सूर्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम को क्या कहते हैं? शरदकालीन सूर्य कहा जाता है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख है, तुमेन अभिलेख। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम के काल की प्रमुख घटनाओं की। देखो, सबसे पहली घटना तो अपने गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के ना, वो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इसी कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे। इसने लगभग 13 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। देखो, एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे यूनानियों ने, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के हैं ना वो कब चले थे? गुप्त काल में चले थे। और एक श्रृंखला के रूप में सिक्के चले थे, वो चले थे कुषाण काल में। ये ध्यान रखना। आपने देखो, चंद्रगुप्त प्रथम आपको पढ़ाया था, उसने भी सिक्का चलाया था सोने का, जिसके ऊपर उसका चित्र था रानी के साथ, कुमार देवी के साथ में। इसके बाद में आपके समुद्रगुप्त आया था, इसने सोने के 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में आपके चंद्रगुप्त द्वितीय आया था, उसने भी सोने के सिक्के चलाए थे। और ये कुमारगुप्त प्रथम है, इसने 13 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। और उन सिक्कों की खास बात क्या थी? उन सिक्कों पे ऊपर मयूर का चित्र बना हुआ था और उस मयूर के ऊपर कौन विराजमान था? कार्तिकेय विराजमान थे। कार्तिकेय विराजमान थे। इसका मतलब हो गया कि यह कुमारगुप्त प्रथम जो है वो कौन से धर्म का समर्थक था? वे शैव धर्म का समर्थक था, शैव धर्म का अनुयायी था। कौन स्पष्ट कर रहा है? इसके द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के जिनके ऊपर मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय का चित्र मिलता है। क्लियर है इसकी इतनी बात। इसके अलावा इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। देखो, आपको याद हो, मैंने आपको
पिछला वीडियो चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया था, उसमें बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों को हराकर चांदी के सिक्के चलाए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो सिक्के चलाए थे ना, वो भारत के पश्चिमी भाग में चलाए थे। ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो चांदी के सिक्के चलाए वो पश्चिमी भारत में चलाए थे, जबकि कुमारगुप्त प्रथम ने जो चांदी के सिक्के चलाए वो भारत के मध्य भाग में चलाए थे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम के समय सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? इस मंदिर का निर्माण मंदसौर में हुआ था, और मंदसौर पड़ता है अपने कहाँ पर? मालवा एमपी में। यहाँ पर जो रेशम बुनकर थे उनके द्वारा सूर्य मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। सबसे मेन चीज, सबसे ज्यादा अभिलेख जो है गुप्त शासकों में, सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो किसके मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। इसके 18 अभिलेख मिले हैं। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। देखो ये टॉपिक ऐसे हैं अपने गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये 12वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा आप चाहे रीट की, पटवार की, पुलिस की, ग्राम सेवक की, कोई भी टीचर की भर्ती दे लो, हर एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं। तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो है, देखो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ये चला रहा है, सबसे ज्यादा अभिलेख जो है इसी के मिले हैं। और यह पहला शासक था गुप्त वंश का जिसके बंगाल से भी क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं। गुप्त शासकों में पहला शासक यही था जिसके बंगाल से भी अभिलेख मिले। बंगाल में कौन कौन से स्थानों से? एक तो है धंधे है, धंधे है, इस स्थान से जो अभिलेख मिला ना, धंधे है अभिलेख, उसमें भूमिदान का उल्लेख है। मतलब ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था इसने, जिसकी चर्चा अपने आगे करेंगे, उसके लिए इसने भूमि का दान दिया था। इसके अलावा बंगाल से ही इसका दामोदरपुर अभिलेख मिला है। इसके अलावा बंगाल से ही इसका वेग्राम अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इतनी बात हो गई। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम के समय इसका आश्रित जो था वो कौन था? वत्स भट्टी, नाम सुना होगा आपने। वत्स भट्टी जो है वो भी इसी के दरबार में था, इसी का आश्रित था, जिसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। मंदसौर प्रशस्ति जो है वो किसने लिखवाई थी? इसी वत्स भट्टी ने लिखवाई थी। और मंदसौर प्रशस्ति कहाँ पर है? अपने एमपी में है। ये किसने लिखवाई थी? वत्स भट्टी ने। और वत्स भट्टी किसके दरबार में था? अपने कुमारगुप्त प्रथम के दरबार में। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाला दूसरा गुप्त शासक था। कौन सा शासक है? दूसरा। देखो पहला कौन था? पहला शासक था समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला शासक जो था वो समुद्रगुप्त था। और दूसरा जो शासक था वो कौन था? आपके कुमारगुप्त प्रथम। इतनी बातें हो गई। अब इसकी सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है अपने नालंदा विश्वविद्यालय। देखो इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? अपने बिहार जो है, उस बिहार में एक जिला है, इसका नाम है राजगिरी, और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है बड़गांव। यहाँ पर इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इस विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी वह कौन सी भाषा में दी जाती थी? पाली भाषा में दी जाती, और मुख्य रूप से धर्म, विज्ञान और उद्योग की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका नाम था शीलभद्र। शीलभद्र यहाँ के क्या थे? कुलपति थे। और इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कुमारगुप्त प्रथम ने 100 गांवों का भू राजस्व दान दिया था। कितने गांवों का भू राजस्व दिया था? 100 गांवों का भू राजस्व दिया था। और इस विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्रों को मिलाकर अगर टोटल संख्या देखें तो वह 10,000 से भी ज्यादा थी। और 12वीं सदी ईस्वी में, और यह नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह भारत का पहला, भारत का नहीं विश्व का भी पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अपने बौद्ध धर्म का एक पाठ है हीनयान और दूसरा है महायान।
महायान बौद्ध धर्म का यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कहलाता है, जिसे 12वीं सदी में खिलजी वंश का जो एक शासक था, सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको जलाकर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ये था अपने नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। अब कुमारगुप्त प्रथम के बाद में अपने अगला जो शासक आता है वो है अपने स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम अपने हो गया, काफ़ी मोस्ट है। देखो ये उपाधियां हैं इसकी, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इसी ने चलाए थे, सबसे ज़्यादा अभिलेख भी इसी के मिले हैं। वत्स भट्टी जो था वो भी इसी का हाथ से था। इसके अलावा इसने अपने सूर्य मंदिर का निर्माण भी इसी के समय हुआ था। इसी के समय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ था। इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं अपने स्कंद गुप्त की। कुमारगुप्त प्रथम के बाद में अगला जो शासक बना था वो था अपने स्कंदगुप्त, जिसने 455 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक इसने क्या किया था, शासन किया था। देखो बात करते हैं सबसे पहले वही अपने उपाधियों की। उपाधियों में देखो इसकी पहली उपाधि जो आती है वो है अपने विक्रमादित्य। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, इसीलिए उसको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहते हैं। यह भारत की एक पराक्रमिक उपाधि है। इसकी तुलना जो है वो अपने युधिष्ठिर से की जाती है। यह भी अच्छा कि सुने कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसकी तुलना युधिष्ठिर से की जाती है, कौन है, अपने स्कंदगुप्त। अब देखो इसके काल की प्रमुख घटनाओं की अपने बात करते हैं। जैसे यह शासक बना, इसके शासक बनते ही गुप्त साम्राज्य के ऊपर किसका आक्रमण हो गया, हुणों का आक्रमण हो गया। हुण जो एक बर्बर जाति है जिसको अपने मलेच्छ भी कहा जाता है, इन हुणों ने कहाँ आक्रमण कर दिया, गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये जिसकी जानकारी जो है वो अपने कहाँ से मिलती है, गाजीपुर जो अभिलेख है यूपी से जो मिला है, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि हुण या मलेच्छ ने स्कंदगुप्त प्रथम के समय आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने इन हुणों को क्या करा दिया था, पराजित कर दिया था, जिसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख जो कहाँ पर है, आपके गाजीपुर यूपी में। पहली घटना हो गई हुणों का आक्रमण। दूसरी प्रमुख घटना इसके काल की जो है, इसके समय सबसे ज्यादा सिक्कों में क्या हुई थी, मिलावट हुई थी। स्कंदगुप्त के समय सबसे ज्यादा सिक्कों में क्या होने लग गई थी, मिलावट होने लग गई थी। और इसके काल की जो प्रमुख घटना है वो है सुदर्शन झील। इसने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। देखो सुदर्शन झील अपने मौर्य काल से चली आ रही है। इसके थोड़ा सा यहाँ आपको डिटेल से पूरा ही बता दूं कि क्या है सुदर्शन झील। देखो अपने मौर्य शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके समय एक प्रांत था, इसका नाम था सौराष्ट्र, और उस सौराष्ट्र प्रांत का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इस पुष्यगुप्त वैश्य ने क्या किया, दो नदियां थी जिनका नाम था स्वर्णसिक्ता और प्लाशिनी। इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर जन कल्याण हेतु, जनता की भलाई हेतु, अकाल से निपटने हेतु कौन सी झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कहाँ का था पुष्यगुप्त वैश्य, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर। किसके समय की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक आता है अपने। बिंदुसार के समय हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था इस झील को लेकर। फिर देखो सीधी सी बात है, झील है, झील
का निर्माण करवा रहे हैं तो बांध बनेगा। बांध की सीधी सी बात है, अगर बांध में ज़्यादा पानी आ जाएगा, नदियों में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या एक प्रकार से विखंडित हो जाएगा। तो अशोक जो था, अशोक मौर्य के समय इस झील का जो बांध है वो क्या हो गया, टूट गया। तब एक यूनानी गवर्नर था अशोक के समय जिसका नाम था तुशाप। इस तुशाप नामक यूनानी गवर्नर ने इस सुदर्शन झील का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, इसकी मरम्मत करवाई। यहां तक हो गया। फिर मौर्य वंश समाप्त हो गया। मौर्य के बाद में आ गए थे शक, और शकों का प्रमुख शासक था रुद्रदामन। इस रुद्रदामन प्रथम के समय भी यह झील क्या हो गई थी, एक प्रकार से दूरदर्शित हो गई थी। यह झील एक प्रकार से क्षत विक्षत हो गई थी, टूट गई थी, इसका बांध जो है वो टूट गया था। इस कारण इस रुद्रदामन प्रथम के समय सुविशाख, ध्यान रखना इनको, किसके समय किसने निर्माण करवाया था, रुद्रदामन प्रथम के समय सुविशाख नामक गवर्नर ने सुदर्शन झील का क्या करवाया, मरम्मत करवाई, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इन फिर शकों के बाद में आ गए आपके कौन, गुप्त। गुप्तों में अपने स्टार्टिंग से श्रीगुप्त से लेकर अपने कुमारगुप्त प्रथम तक किसी प्रकार का सुदर्शन झील को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन स्कंदगुप्त के समय यह झील जो है, इस झील का बांध पुनः टूट गया। तब गिरनार जो प्रांत है, इस गिरनार प्रांत के चक्रपालित ने, पर्णदत्त का पुत्र था ये चक्रपालित, इस चक्रपालित ने स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि स्कंदगुप्त प्रथम के समय सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिसका निर्माण जो है वो गिरनार प्रांत के चक्रपालित के द्वारा करवाया गया। ये थी आपके सुदर्शन झील और ये था आपके स्कंदगुप्त। कोई विशेष नहीं है, विक्रमादित्य की उपाधि है, हूणों का आक्रमण है, सिक्कों में सबसे ज़्यादा मिलावट है, और ये सुदर्शन झील है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी, अशोक ने निर्माण करवाया, रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया, और फिर स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करवाया। अब देखो स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य जो है, देखो सीधी सी बात है, सिक्कों में इसके समय मिलावट हो गई थी, इसका मतलब ये भी एक कमजोर ही शासक था। और स्कंदगुप्त के बाद में तो गुप्त साम्राज्य में और भी कई शासक हुए, लेकिन सभी एक प्रकार से अयोग्य और कमजोर साबित हुए। इस प्रकार धीरे धीरे करते गुप्त साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर होता गया। जो एक विशाल साम्राज्य था, जिसको अपने एक महान साम्राज्य से जिसकी तुलना की जाती है, वह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया। और विष्णुगुप्त इस गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ। विष्णुगुप्त जो 550 ईसा पूर्व में अंतिम शासक था, इसी विष्णुगुप्त के समय बंगाल के जो गौड़ शासक थे, उन गौड़ों ने गुप्त साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो कौन था, विष्णुगुप्त था। और एक महान साम्राज्य जो है वो 550 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो ये था अपने गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन की। ओके, दैट्स ऑल।